राजघराने में जन्मी लेकिन शुरू से ही शापित मारिया एंटोनिया पीढ़ी दर पीढ़ी करीबी रिश्तेदारों में विवाह का नतीजा थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो बिना प्यार की शादी में फंसी और फिर दुखद गर्भधारण की लंबी श्रृंखला शुरू हुई। दुर्भाग्य हमेशा उनके साथ रहा और बदकिस्मती हर कदम पर थी। क्या वो किस्मत की मारी थी या किसी और भयानक चीज की सजा भुगत रही थी? ऑस्ट्रिया की मारिया एंटोनिया का जन्म 18 जनवरी 1669 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के होफबर्ग पैलेस में हुआ था। उनके पिता लियोपोल्ड प्रथम एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे पवित्र रोमन सम्राट, हंगरी, क्रोएशिया और बोहेमिया के राजा थे। उनकी मां स्पेन की मार्गरेट थेरेसा थीं, जो स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ और ऑस्ट्रिया की मरियाना की बेटी थीं। जैसा कि आप जानते या नहीं जानते होंगे, मारिया एंटोनिया के माता पिता शक्तिशाली हैब्सबर्ग वंश से थे, जिसने युद्ध से नहीं बल्कि रणनीतिक शादियों और थोड़ी सी किस्मत की बदौलत यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय पाई थी। हैब्सबर्ग वंश के शाही प्रतीक स्पेन और ऑस्ट्रिया में थे और वे 1500 के दशक से आपस में विवाह कर रहे थे। लेकिन समय के साथ सत्ता बनाए रखने का उनका जुनून कुछ और ही विकृत रूप ले चुका था। वे सिर्फ दूर के रिश्तेदारों से शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हदें पार कर दी थी। दूसरे चचेरे भाई बहन, सगे चचेरे भाई बहन, यहाँ तक कि चाचा और भतीजी भी। सदियों तक चलता रहा करीबी रिश्तेदारों में विवाह का सिलसिला मारिया एंटोनिया पर चरम पर पहुंचा। वो सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते की ही उपज नहीं थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चाचा भतीजी के विवाहों का नतीजा थी, जिसने राजवंश के आनुवंशिक पतन को और भी बढ़ा दिया था। बिल्कुल, उसके माता पिता भी चाचा भतीजी थे। कुछ हद तक परेशान करने वाली बात यह थी कि उसकी मां मार्गरेट थेरेसा अपने पति को प्यार से चाचा कहकर बुलाती थी। इस सब का मतलब यह था कि मारिया एंटोनिया अब तक की सबसे ज्यादा अंतः प्रजननग्रस्त हैब्सबर्ग थीं, यहाँ तक कि अपने कुख्यात चाचा स्पेन के चार्ल्स द्वितीय को भी पीछे छोड़ दिया था। उसका अंतः प्रजनन गुणांक इतना अधिक था कि वह माता पिता और संतान या भाई बहन के मिलन से जन्मे बच्चे से भी अधिक अंतः प्रजनन ग्रस्त थी। तो इसका मारिया एंटोनिया के लिए क्या मतलब था? क्या वो भी चार्ल्स द्वितीय जैसी दुखद किस्मत झेलेगी या परिवार के जुनून के अभिशाप से बच गई थी? चमत्कारिक रूप से मारिया एंटोनिया अत्यधिक अंतः प्रजनन के बावजूद स्वस्थ और अपेक्षाकृत सामान्य बच्ची थी, जो उम्मीद के विपरीत था। लेकिन वो अपवाद थी, नियम नहीं। अपने माता पिता की करीबी रिश्तेदारी वाली शादी की दूसरी संतान के रूप में वह अकेली थी जो शैशवावस्था से आगे जीवित रही। संभवतः ये सदियों के अंतः प्रजनन का नतीजा था, जिसने उसके वंश को कमजोर कर दिया था। उसके माता पिता की पहली संतान फर्डिनैंड था, जो मारिया एंटोनिया के जन्म से 1 साल पहले मर गया। 2 अन्य बच्चे जॉन और मारिया अन्ना 1670 और 1672 में पैदा हुए थे। दुर्भाग्यवश वे दोनों भी जन्म के कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही चल बसे। फिर हालात और भी खराब हो गए जब उसकी मां मार्गरेट थेरेसा, जो एक कमज़ोर और बीमार महिला थीं, मार्च 1673 में सिर्फ 21 साल की उम्र में चल बसीं। सालों की आपसी शादी ब्याह का असर था और कई हैब्सबर्ग्स की तरह वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थीं और स्वास्थ्य खराब था। मारिया एंटोनिया सिर्फ 4 साल की उम्र में मां के बिना रह गईं और अपने माता पिता के गहरे रक्त संबंधी विवाह की इकलौती जीवित संतान होने के कारण अचानक नाजुक स्थिति में आ गईं। वह ऑस्ट्रिया की आर्च डची की संभावित उत्तराधिकारी थीं, लेकिन पिता की दूसरी शादी और पुरुष उत्तराधिकारी के बाद नहीं रही। ऑस्ट्रिया में कभी महिला शासक नहीं रही और किसी को नहीं पता था कि कानून इसकी अनुमति देगा या नहीं। अगर लियोपोल्ड की अचानक मौत होती तो क्या रईस महिला शासक को स्वीकार करते या ऑस्ट्रिया अराजकता में डूब जाता? मारिया एंटोनिया न सिर्फ ऑस्ट्रिया की संभावित उत्तराधिकारी थीं, बल्कि स्पेन के सिंहासन की भी दावेदार थीं, जिससे वे यूरोप के सबसे शक्तिशाली और अस्थिर राजवंशों के केंद्र में थीं। मारिया एंटोनिया शायद अब तक की सबसे अधिक इनब्रीडेड हैब्सबर्ग थीं,
लेकिन उनके चाचा कार्लोस, जिन्हें स्पेन के चार्ल्स द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इस इनब्रीडिंग से सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए थे। जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं। बौद्धिक अक्षमता, कंकाल विकृति के कारण चलना मुश्किल था और शरीर जल्दी बूढ़ा होने से समय से पहले डिमेंशिया हो गया। लेकिन उनकी सबसे कुख्यात विशेषता भयानक हैब्सबर्ग जबड़ा इतनी बुरी तरह से विकृत था कि वे मुश्किल से अपना खाना चबा पाते थे। चार्ल्स ने 1665 में अपने चौथे जन्मदिन से ठीक पहले स्पेन का सिंहासन संभाला। हालांकि वो कभी भी खुद शासन नहीं कर पाए और उन्हें हमेशा सलाहकारों और प्रतिनिधियों की ज़रूरत पड़ी जो उनकी ओर से शासन करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप के दरबारों में उत्तराधिकार को लेकर लगातार चर्चा होती रही। मार्च 1673 में अपनी मां की मृत्यु के साथ मारिया एंटोनिया अपने चाचा स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की वैध उत्तराधिकारी बन गईं। चार्ल्स तब सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन उनकी कमज़ोर सेहत और विकलांगताओं के कारण लोग सोचने लगे थे कि क्या वे संतान पैदा कर पाएंगे। इससे मारिया एंटोनिया को स्पेन की भावी रानी माना जाने लगा, जो न केवल स्पेन का सिंहासन बल्कि यूरोप, अमेरिका और उससे भी आगे फैले उसके विशाल साम्राज्य की उत्तराधिकारी बनने वाली थी। और चार्ल्स की बिगड़ती हालत को देखते हुए वो दिन किसी की भी उम्मीद से कहीं जल्दी आ सकता था। इन सब के चलते मारिया एंटोनिया ने हमेशा निगरानी में जिंदगी बिताई। राजनयिक वियना दरबार में उसकी हरकतों पर नज़र रखते थे और उसके पिता उसे चार्ल्स की उत्तराधिकारी दिखाने की कोशिश करते थे। इससे हैब्सबर्ग परिवार का बहुत सारा प्रचार हुआ। मारिया एंटोनिया ने युवावस्था में कई चित्रों के लिए पोज दिया, जैसा शाही परिवारों में आम था। उसके पिता ने उसके स्पेनिश सिंहासन के दावे को मजबूत करने के लिए ये चित्र पूरे यूरोप और स्पेन में भेजे, ताकि वो लोगों में नज़र आ सके और उसकी स्थिति मजबूत हो सके। ये ज़रूरी था क्योंकि वो एक महिला थी। अगर वियना में स्पेनिश सिंहासन का पुरुष उत्तराधिकारी होता तो ऐसे प्रचार की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन महिला शासन का डर गहरा था और एक महिला के स्पेन के विशाल साम्राज्य को विरासत में लेने का विचार ही यूरोप के दरबारों में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। मारिया एंटोनिया वियना में बड़ी हुई और आसपास की राजनीतिक उथल-पुथल से अनजान रहीं। जब यूरोप की बड़ी शक्तियां उनके भविष्य पर बहस कर रही थीं, तब उन्हें किसी भी उच्च कुलीन हैब्सबर्ग राजकुमारी की तरह पाला गया। शाही औपचारिकताओं में लिपटी हुई और हर ज़रूरत का ध्यान रखने वाले सेवकों से घिरी हुई। उनकी शिक्षा उस समय की एक शाही महिला के लिए उपयुक्त थी। लैटिन और फ्रेंच, संगीत और मानवतावादी पाठ्यक्रम के बुनियादी तत्व। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने उन्हें शांत और गंभीर, फिर भी बुद्धिमान और विशिष्ट बताया। लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद जीवन और भी कठोर हो गया। फिर भी मारिया एंटोनिया की जल्दी जल्दी कई सौतेली माएँ आईं। पत्नी की मृत्यु के कुछ महीनों बाद लियोपोल्ड ने अपनी दूर की चचेरी बहन ऑस्ट्रिया की आर्चिडचेस क्लाउडिया फेलिसिटास से विवाह किया, जो हैब्सबर्ग की टायरोलियन शाखा से थी। मारिया एंटोनिया का अपनी सौतेली मां से अच्छा संबंध था, लेकिन वह 1676 में तपेदिक से कम उम्र में चल बसी। इसके बाद लियोपोल्ड ने अपनी दूर की चचेरी बहन जर्मन कुलीन न्यूबर्ग की एलेनोर मैग्डलेन से तीसरी शादी की। उनसे और लियोपोल्ड से 10 बच्चे हुए, इसलिए लगभग हर साल मारिया एंटोनिया को एक नया सौतेला भाई या बहन मिल जाता था। जब इस तीसरी शादी से 1678 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम जोसेफ था, तो इसका मतलब था कि आखिरकार लियोपोल्ड की उपाधियों के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी मिल गया। अब मारिया एंटोनिया स्पेनिश सिंहासन की उत्तराधिकारी थी, लेकिन मैड्रिड में चार्ल्स के बाद उनका उत्तराधिकारी बनना अभी भी सवाल था। बिल्कुल, हमेशा एक और संभावना भी थी। मारिया एंटोनिया खुद एक बेटे को जन्म दे सकती थी, जो हैब्सबर्ग राजकुमार और स्पेनिश सिंहासन के लिए आदर्श उत्तराधिकारी होता। उनके पिता, जो हमेशा रणनीतिकार रहे हैं, तब भी इस भविष्य की योजना बना रहे थे जब वो सिर्फ एक बच्ची थी, ये जानते हुए कि एक पुरुष उत्तराधिकारी उनके वंश के लिए स्पेन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। स्पेन का सिंहासन सुरक्षित करने को लियोपोल्ड ने चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी
मरिया एंटोनिया की शादी उसके अपने चाचा 13 साल के स्पेन के चार्ल्स द्वितीय से कराने का इरादा किया था। ये जोड़ी करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के लिए बदनाम परिवार में भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि वे चाचा भतीजी थे और शादी के लिए तैयार भी नहीं थे। चार्ल्स तो अभी यौवन आरंभ में भी नहीं पहुंचे थे और मारिया बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत छोटी थी। इसके बावजूद 1676 में उनकी सगाई औपचारिक रूप से घोषित कर दी गई और दिसंबर के लिए एक प्रतिनिधि के माध्यम से विवाह की योजना बनाई गई। लेकिन आखिरी क्षण में सब कुछ बिखर गया। अगले साल चार्ल्स ने लियोपोल्ड को बताया कि वो ये नहीं कर सकता। स्पेन को एक उत्तराधिकारी चाहिए था और उसकी भतीजी बस बहुत छोटी थी। आखिरकार चार्ल्स द्वितीय ने 1679 में मैरी लुइस डी ऑर्लियन से शादी कर ली, जिससे ऐसा लगा कि मारिया एंटोनिया के स्पेन की रानी बनने का मौका खत्म हो गया। इसके स्थान पर एक नई योजना सामने आई। उन्हें विक्टर अमाडियस द्वितीय से शादी करनी थी, जो सवॉय के युवा ड्यूक थे और 1675 में 9 साल की उम्र में ड्यूक बने थे। लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं हो सका। इसके बजाय 1685 में मारिया एंटोनिया की शादी उनके दूसरे चचेरे भाई मैक्सिमिलियन द्वितीय बवेरिया के प्रिंस इलेक्टर से हुई। 16 साल की उम्र में वो वियना से म्यूनिख गईं और पति के साथ नई जिंदगी शुरू की। जल्द ही मैक्सिमिलियन स्पेनिश नीदरलैंड्स के गवर्नर बने और दोनों ने अधिकतर समय ब्रुसेल्स में बिताया। म्यूनिख और ब्रुसेल्स में मारिया एंटोनिया बेहद दुखी थीं। ऊपरी तौर पर यह विवाह संबंध बुरा नहीं था। मैक्सिमिलियन उनसे कुछ साल बड़े थे और इतने दूर के रिश्तेदार थे कि हैब्सबर्ग परिवार के आपसी विवाह कम कर सकते थे। लेकिन कुछ और समस्याएं भी थीं। वो बहुत मिलनसार थे, जबकि वो पढ़ाकू अंतर्मुखी थीं और दरबार की रस्में पसंद नहीं करती थीं। मैक्सिमिलियन अक्सर उनकी उपेक्षा करते थे और एक समकालीन व्यक्ति ने तो उन्हें सबसे विकृत सोच और दिल वाले लोगों में से एक तक कह दिया था। मैक्सिमिलियन ने जल्दी ही पत्नी से विश्वासघात किया और प्रेमिका को खुलेआम दिखाया, जबकि मारिया एंटोनिया ने बिना प्यार की शादी को सहा, जिसमें उन्हें मजबूर किया गया था। फिर भी उसका सबसे बड़ा दुख उसके बेवफा पति से नहीं, बल्कि उसके अपने अभिशप्त खून से आया। अपने उन कई पूर्वजों की तरह जो दुखद रूप से निकट संबंधियों के बीच हुए विवाहों से जन्मे थे, वो भी गर्भावस्था में संघर्ष करती रही और उसके 2 बेटों की 1689 और 1690 में जन्म के समय ही मृत्यु हो गई। 1691 तक मारिया एंटोनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। एक बार फिर गर्भवती होने पर और मैक्सिमिलियन के अपमान सहन न कर पाने पर वो वियना भाग गई और बेवफा पति को पीछे छोड़ दिया। अब अफवाहें तेज हो गईं कि उसका उसके पास लौटने का कोई इरादा नहीं था। फिर अक्टूबर 1692 में तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, बवेरिया का जोसेफ फर्डिनांड, वो बच्चा जो यूरोपीय इतिहास की दिशा बदल सकता था। लेकिन मारिया एंटोनिया की जिंदा रहने की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बहुप्रतीक्षित वारिस जोसेफ फर्डिनांड के जन्म पर स्पेनिश दरबार खुशी से झूम उठा, लेकिन इस जीत के पल की भारी कीमत चुकानी पड़ी, उसकी मां की जान। मारिया एंटोनिया प्रसव के बाद संक्रमण से ग्रस्त थीं, जिसे आज एंटीबायोटिक्स से ठीक किया जा सकता है। लेकिन 17वीं सदी में ऐसी कोई राहत नहीं थी। शरीर या तो संक्रमण से लड़ता था या फिर उसके आगे झुक जाता था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, उसका बुखार तेज होता गया और उसकी ताकत कम होती गई। दिसंबर तक ये साफ हो गया था कि वो ये जंग हार रही थी। फिर 1692 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिर्फ 23 साल की उम्र में मारिया एंटोनिया ने अपनी आखिरी सांस ली, अपने नवजात बेटे जोसेफ फर्डिनांड को पीछे छोड़ते हुए, जो स्पेन के भविष्य की नाजुक उम्मीद था। लेकिन उत्तराधिकार अभी भी अनिश्चित होने के कारण यूरोप की बड़ी ताकतें पहले से ही देख रही थीं और इंतजार कर रही थीं। मारिया एंटोनिया की मृत्यु से स्पेन के उत्तराधिकार का सवाल पूरी तरह सामने आ गया। तब तक ये स्पष्ट हो गया था कि उनके चाचा चार्ल्स के बच्चे नहीं हो सकते और उनकी सेहत बहुत खराब थी। समकालीन लोग 1690 के दशक भर हर साल उम्मीद करते थे कि चार्ल्स की मृत्यु हो जाएगी।
हालांकि अंत में उन्होंने 1700 के अंत तक संघर्ष किया। मारिया एंटोनिया की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग्स ने स्पेन के सिंहासन और उसके विशाल साम्राज्य पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। उनका तर्क था कि मारिया एंटोनिया का बेटा युवा जोसेफ फर्डिनेंड सही उत्तराधिकारी था। आखिरकार वो कोई साधारण दावेदार नहीं था, वो राजा फिलिप चतुर्थ का परपोता था, जिन्होंने 1621 से 1665 तक स्पेन पर शासन किया था, जिससे उसकी रक्तरेखा ढलते हुए स्पेनिश राजवंश से सबसे मजबूत संबंधों में से एक बन गई थी। स्पेनिश दरबार के अधिकांश पर्यवेक्षकों ने माना कि चार्ल्स की मृत्यु के बाद मारिया का बेटा उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त था। हालांकि फ्रांसीसी शाही घराना बोरबॉन का भी दावा था। फिलिप चतुर्थ की बेटी मारिया थेरेसा ने 1660 में फ्रांस के राजा लुई 14वें से विवाह किया था और इस विवाह से कई बच्चे और पोते पोतियां हुए। इन पोते पोतियों में एक लड़का था जिसका नाम फिलिप था, जो स्पेन के राजा फिलिप तृतीय का परपोता था, जिन्होंने 17वीं सदी की शुरुआत में शासन किया था। अगर त्रासदी न होती तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया होता। 1699 में मारिया एंटोनिया के इकलौते जीवित बेटे जोसेफ फर्डिनेंड की उस समय की सबसे घातक बीमारी चेचक से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग्स का स्पेन के सिंहासन पर दावा टूट गया और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं लियोपोल्ड के छोटे बेटों में से एक चार्ल्स पर केंद्रित कर दीं, जो स्पेन के साम्राज्य के नए दावेदार बने। 1 नवंबर 1700 को राजा चार्ल्स द्वितीय की संतान न होने पर मृत्यु से स्पेनिश हैब्सबर्ग वंश समाप्त हो गया। अंतिम समय में चार्ल्स ने निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने फ्रांसीसी उम्मीदवार फिलिप को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्पेन फ्रांस के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इससे पूरे यूरोप में आक्रोश फैल गया। ऑस्ट्रियाई, जिन्हें इंग्लैंड और डच का समर्थन था, ने इसे अस्वीकार किया और कुछ महीनों में महाद्वीप युद्ध में घिर गया। इस प्रकार 1701 में स्पेन के उत्तराधिकार का क्रूर युद्ध शुरू हुआ, जो 13 वर्षों तक चला और जिसमें लगभग हर प्रमुख यूरोपीय शक्ति शामिल हो गई। आखिरकार फ्रांसीसी उम्मीदवार विजयी हुआ और फिलिप पंचम ने स्पेन का सिंहासन संभाला, लेकिन एक शर्त के साथ। स्पेन और फ्रांस को एक ही ताज के तहत एकजुट होने से मना कर दिया गया था। इस दौरान ऑस्ट्रियाई लोगों को स्पेन की बड़ी यूरोपीय संपत्तियों जैसे बेल्जियम, मिलान, नेपल्स और सार्डिनिया का मुआवजा मिला। अगर मारिया एंटोनिया या उनका बेटा जीवित रहते तो उत्तराधिकार शायद कहीं कम अराजक होता और इतिहास भी बहुत अलग होता। मारिया एंटोनिया सबसे अधिक अंतःप्रजननग्रस्त हैब्सबर्ग पर वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जीवन कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके हैं, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सभी से अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।